अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास सेकेंड है मैथमेटिक्स की है और ये हमारा सेकेंड लेक्चर होगा मैथमेटिक्स का, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया था और लास्ट क्लास में हमने एक्सप्रेशन और इक्वेशन का फर्क पढ़ा था। इसके अलावा हमने टर्म्स के कितने पार्ट्स होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, पावर क्या होती है और इसके अलावा हमने कांस्टेंट टर्म के बारे में डिस्कशन की। ठीक है, लास्ट टॉपिक की हमारी डिस्कशन यही तक थी। आज हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड कुछ चीजें हैं और बेसिक है बिल्कुल, उस पर बात करेंगे। मैथ्स सेकेंड ईयर एंड वी आर कवरिंग चैप्टर नंबर 4। ठीक है, होपफुली बुक्स आप लोगों के पास आ गई होंगी चैप्टर 4 के हवाले से। ठीक है, मैंने स्टार्ट करना है चैप्टर 4 को और चैप्टर 4 का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन। मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ। डिफरेंशिएशन आप लोगों को पढ़ाना है। ठीक है, चूंकि लास्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन समझा चुका हूं तो उसी से मैंने स्टार्ट करना अपना लेक्चर को। और इक्वेशन और एक्सप्रेशन समझाने का मतलब सिर्फ ये था कि आप लोगों को फंक्शन मैं समझा सकूं फंक्शन किसे कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट इससे होगा कि व्हाट इज मीन बाय फंक्शन। जब भी डेरिवेटिव की बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो उससे पहले वी हैव टू नो कि फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे यूं बात करूं कि फंक्शन की बात कर रहा हूं, ये फंक्शन वो नहीं है कि किसी चीज का पर्पस या जो कोई प्रोग्राम की सेलिब्रेशन है तो उसका फंक्शन है, ये वो फंक्शन नहीं है। ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जिसे फंक्शन कहते हैं वो फंक्शन क्या होता है आपको मैंने ये बताना है। ठीक है, यू स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए, अगर मैं लिखता हूं 3x² प्लस 5x माइनस 7 और देखिएगा तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था कि सर ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 3 टर्म्स हैं। ऐसी बात हुई थी हमारी, ये एक एक्सप्रेशन है जिसकी 3 टर्म्स हैं। नंबर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। इस टर्म के पास हमारे पास कोएफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है और पावर भी है। ये जो टर्म है हमारे पास -7, ये कांस्टेंट टर्म कहलाती है। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, यानी अगर वेरिएबल की वैल्यू में कुछ भी करूं हमारे 7 पे फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि इन दो टर्म में अगर x की वैल्यूज चेंज करता रहूंगा तो इनकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। ठीक है, लिहाजा ये वो टर्म्स है जिसके पास कोएफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है, और जिसके पास वेरिएबल नहीं होता या ऐसा नंबर जिसके साथ या ऐसी टर्म जिसके साथ वेरिएबल की पावर 0 होती है वो हमारा कांस्टेंट टर्म कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब फंक्शन पे आ रहा हूं तो फंक्शन में देखिए कि ये पूरी एक्सप्रेशन को मैं इक्वल ले लेता हूं y के। तो अब आप कहेंगे सर इधर 2 वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल हो गया x और एक वेरिएबल होगा y। बात को बहुत ध्यान से समझना है आपने, क्योंकि अगर ये फंक्शन की जो बेसिक्स हैं वो आपको समझ में आ गई तो डिफरेंशिएशन का जो गेम है वो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला मेरा टारगेट होगा आपको फंक्शन समझा देना, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हमेशा फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है। कभी भी कोई कांस्टेंट नंबर आएगा तो उसका डिफरेंशिएट 0 होता है। ठीक है, अब आपको फर्क बताएंगे कि फंक्शन और कांस्टेंट चीज में क्या फर्क है। तो आइए देखते हैं। ये मैंने एक एक्सप्रेशन को इक्वल टू y कर दिया। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x माइनस 7। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये बात शो कर रहा है कि y एक ऐसा वेरिएबल है जो x पे डिपेंड कर रहा है। y इज डिपेंडेंट ऑन x वेयर x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों जगहों को और करना, फंक्शन के अंदर मैंने पूरे फंक्शन को y के इक्वल सपोज कर लिया। अब मैं कह सकता हूं कि y डिपेंड कर रहा है x पर, और यूं भी कह सकता हूं मैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। ऐसे लिखा जाता है इसको, f ब्रैकेट में x। इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू किसके बराबर है? y की वैल्यू बराबर है 3x² प्लस 5x माइनस 7, और y की वैल्यू डिपेंड इस पे कर रही है x की वैल्यूज पर। मैं x की वैल्यू इंसर्ट करता जाऊंगा तो y आएगा। ठीक है, समझना इस बात को कैसे। फॉर एग्जांपल आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पे मैं आपसे कहूं कि बिल फर्स्ट मैं कहूं x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इंडिपेंडेंट है। मैं x की वैल्यू खुद दे रहा हूं आपको, ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, यानी x की वैल्यू y पे डिपेंड नहीं कर रही। मैं आपको 0 दे रहा हूं, मैं आपसे कहूंगा बताएं x इक्वल टू 0 पे y क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे सर? x की वैल्यू 0 उसमें पुट कर दे, आंसर वो क्या आएगा? वो ये आएगा
-7, ये भी जीरो हो जाएगा, -7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप मुझे कहते हैं सर बताएं x की वैल्यू 1 डालने पे क्या होगा, तो ये 1 डालना, जब इसमें 1 डालोगे आपको y निकालना पड़ेगा, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 5, 3 and 5 7, सॉरी 8, 8 - 7 1। तो आपने ये देखा, जो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ काम, आप ये देख रहे हैं कि सर आप x की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं और x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि y is dependent on x, so we can say that y is a function of x। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ जाएगी तो आपको डिफरेंशिएशन की बेसिक्स में और जल्दी जल्दी आप चीजें समझ जाएंगे। मैंने कहा y is a function of x, चूंकि x लिखा हुआ था, वेरिएबल x था, इसका मतलब है कि फंक्शन में वेरिएबल का होना लाजमी है। जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि किसी भी फंक्शन में वेरिएबल का होना लाजमी है। अगर y इज इक्वल टू के बाद जो भी चीज लिखी हुई है यहाँ पे अगर सेकेंड वेरिएबल नहीं है, यानी अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, आइए, जिस तरह मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू ही लिखा है, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 7। अब बात समझ में आएगी अच्छे से, मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 7। अब मैं आपसे कहता हूं भाई ये भी तो y इज इक्वल टू समथिंग था ना, ये भी y इज इक्वल टू समथिंग है। मैं आपसे कहता हूं कि बेटा इसमें x 0 डाल के बताएं, तो आप कहेंगे सर इसमें x 0 डालेंगे तो x तो है ही नहीं, तो x 0 भी होगा तब भी y की वैल्यू 7 होगी, x 1 भी होगा तो y की वैल्यू 7 होगी, x 2 भी होगा तो y की वैल्यू 7 ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि y डिपेंड ही नहीं कर रहा है x पर। x की वैल्यू आप बेतहाशा चेंज कर रहे हैं, 0 1 2 3 चाहे जितनी की वैल्यूज कर लें, लेकिन x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है y की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ x है, डिपेंड नहीं कर रही x पे। तो मैं कह सकता हूं यहां पर y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। होपफुली बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर y की वैल्यू x पे डिपेंड करेगी तो हम कहेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x और वो फंक्शन कहलाएगा। अगर y की वैल्यू किसी वेरिएबल पे x, जरूरी x हो, यहाँ पे u भी हो सकता है, v भी हो सकता है, p भी, q भी, r भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन किसी भी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड होना पड़ेगा तभी वो फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज वो कांस्टेंट नंबर बन जाएगा और वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं आपको, देखिए मैं कहता हूं p इज इक्वल टू 3q स्क्वायर माइनस 3q प्लस 5। अब आप कहेंगे सर यहां पर ये q जो है वो वेरिएबल है और p जो है डिपेंडेंट वेरिएबल। आप कहेंगे सर p इज अ फंक्शन ऑफ q, क्योंकि p की जो वैल्यू है वो q की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, जो हमारी p की वैल्यू है वो q की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो बेसिकली फंक्शन इसे कहा जाता है जब भी किसी वेरिएबल की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास फंक्शन बन चुका है। जबकि यहाँ पे आपने देखा कि y इज इक्वल टू 7 लिखा है मैंने। अब अगर मैं कहूं कि इस चीज के लिए x 0 कर दो तब भी y 7 रहेगा, x 1 कर दो तब भी y 7 रहेगा, x 2 कर दो तब भी y 7 रहेगा। इसका मतलब इस वाली एग्जांपल में आप ये कह सकते हो y does not depend on x, y की वैल्यू x पे डिपेंड नहीं कर रही। आप x की वैल्यू कुछ भी ले, y 7 ही है। इसका मतलब है y is not a function of x, but when the value of y is dependent on x, यहां पर मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो आंसर y का 7 आया, x की वैल्यू 1 डाली, सॉल्व करने के बाद y का आंसर 1 आया। इसका मतलब है x की वैल्यू चेंज करने पर y का आंसर चेंज हो रहा है, एंड दैट मीन कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई ऐसा बच्चा जिसे बात समझ में नहीं आई वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। फंक्शन अगर आपको समझ में आती है, इस फंक्शन इसे कहते हैं, कैसा हमें जनरल आइडिया समझ में आ गया। फंक्शन किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हमारे पास वेरिएबल्स हैं और दो वेरिएबल आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करें तो इसका मतलब वो फंक्शन, अगर नहीं करे तो फंक्शन नहीं है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देखिए बताता हूं, ये देखें। अच्छा पैरालॉल के आप ही समझाते हैं, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं बाकी बच्चों को भी समझाने के लिए, आप ही समझिए। यहाँ पर देखिए मैंने एक एक्सप्रेशन ली थी, क्या लिखी हुई है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। जब मैंने उसको इक्वल कर दिया y के, तो अब हम ये देख सकते हैं कि y की वैल्यू
अब डिपेंड कर रही है, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, पूरा फंक्शन, y की वैल्यू डिपेंड कर रही है इस पूरे फंक्शन पे। यहाँ पे जो x जाएगा उसके हिसाब से y की वैल्यू आएगी। मैंने समझाया अभी तक बच्चों को कि यहाँ पर x देखो, इस पूरी एक्सप्रेशन में जब हम जीरो रखेंगे, x इज इक्वल टू जीरो, ये लिखा हुआ है, जीरो रखो तो 3 की जगह x की जगह जीरो रखोगे पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो रखोगे 5x पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा -7। तो x की वैल्यू जीरो रखने पर -7 आया y का आंसर, और x की वैल्यू 1 जब रखी हमने, यहाँ पे 1 रखो तो ये 3 बन जाएगा, यहाँ 1 रखो ये 8 बन जाएगा, और यहाँ 1 की जरूरत नहीं है, सिर्फ 7 है। सॉल्व करोगे तो 8 - 7 1 बन जाएगा। इस तरह जब x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू हुई यहाँ पर 1 हो गई। तो समझाया गया था यहाँ मैंने ये समझाया बच्चों को कि बेटा देखो x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज हो रही है मुसलसल। इसका मतलब ये हुआ कि y डिपेंड कर रहा है x पे, और उसको ऐसे लिखा जाता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x बिकॉज y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x की वैल्यू कोई ना कोई आएगी तो वो डायरेक्ट फंक्शन में जाकर y की वैल्यू हमें देगी, अदरवाइज y की वैल्यू हम ऐसे नहीं निकाल सकते। आइए दूसरी एग्जांपल देना चाह रहा था मैं आपको, वो ये थी कि y इज इक्वल टू sin x, sin cos tan जो फंक्शंस पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू sin x लिखा है एक जगह, मैंने एक जगह लिखा है y इज इक्वल टू sin 45। ये है a, ये है b। मुझे कौन बताएगा, आप जितने बच्चे इस पर क्लास दे रहे हैं, मुझे आप में से कौन बता सकता है कि दो चीजें लिखी है, y इज इक्वल टू sin x और लिखा है y इज इक्वल टू sin 45। मुझे कौन बताएगा कि इन दोनों में से फंक्शन कौन है, a वाला फंक्शन है या b वाला फंक्शन है? सिर्फ a और b टाइप करके भेज दें अपने चैट बॉक्स में, a फंक्शन है या b फंक्शन है? हरिया जी, शान से का जवाब आ गया ए, जॉन भी कह रहे हैं ए, वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब आपको बात समझ में आ गई कि आप ये समझ रहे कि सर यहाँ पे तो हमें समझ में आ गया sin 45 की वैल्यू तो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, जो कि एक नंबर आंसर आएगा जो कि √2 आता है, जो भी आंसर हमारे कैलकुलेटर से आता है वो फिक्स होगा। इसका मतलब है यहाँ हम x की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे y किसी चीज पे डिपेंड नहीं है, यहाँ पे y की फिक्स वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे थी y इज इक्वल टू 7। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है सर, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये फिक्स वैल्यू है, ये किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ वेरिएबल तो है, y की फॉर्म में वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन सर जो a वाला है वो आप सबने कहा कि सर a वाला फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? इसका मतलब आपको बात समझ में आ गई। इसे ऐसे फंक्शन है, आपने लिखा है सर y इज इक्वल टू sin x। तो सर अगर x की वैल्यू की बात करें, x एक वेरिएबल है, यहाँ पे y एक वेरिएबल है। जब जब हम x की वैल्यू चेंज करेंगे y का आंसर चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 तो आप कहेंगे कैलकुलेटर से sin 0 निकालेंगे तो y का आंसर 0 आ जाएगा। तो मैं कहता हूं x की वैल्यू 90 डाल दें तो sin 90 का आंसर आपका 1 आ जाएगा। इस तरीके से y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x के ऊपर, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर भी y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक आपको डेफिनेशन लगाने की कोशिश की है फंक्शन की, या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है कि फंक्शन बेसिकली कहते किसको है। फंक्शन की बेतहाशा से टाइप होती है, कंडीशंस भी होती हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ मैट्रिक क्लास के अंदर जब सर्च पढ़े थे आप, इनटू फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, अभी सेकंड के अंदर भी हम लोग कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर होते हैं, लिमिट्स, जो कि हम आपको मैंने सीक्वेंस बताई थी आपको कि मैथ्स हम किस तरह से लेके चलेंगे और उसी हिसाब से आपको फर्स्ट चैप्टर में लेके आऊंगा। लेकिन ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट दिया फंक्शन में, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन हमेशा वो है जिसके पास कोई ना कोई वेरिएबल है और उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है। दो वेरिएबल्स हैं आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जिसमें y डिपेंडेंट कहलाएगा और x इंडिपेंडेंट कहलाएगा। क्योंकि x की वैल्यू हम खुद लेके आ रहे हैं और y की वैल्यू x की वैल्यू इंसर्ट करने पे आ रही है, तो इसका मतलब है y हमेशा डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब ये मत समझ लीजिए हमेशा x y होगा, PQR भी हो सकता है, मैंने आप एग्जांपल भी दिया आपको PQR की। ठीक है, LMN भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, लेकिन हमें बस बात समझ में आ गई कि फंक्शन कहते किसको है। ठीक है, यहां तक समझाने के बाद अब मैं लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। कोई सवाल है आपका यहाँ तक तो आप काइंडली चैट बॉक्स से पूछ सकते हैं, हमने बढ़ना है आगे। जी, टॉपिक है मेरा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में आपको मैं ब्रेक डाउन करके बताऊंगा इंशाल्लाह। बहुत मजा आएगा आपको डिफरेंशिएशन सीखते हुए, और एट द एंड जब सीख जाएंगे
तो फिर हम बुक जब हम पांचों या छह के छह हम क्या कहते हैं फंक्शन सीख जाएंगे, उसके बाद आप बुक पे आए मिल जाए और बुक का जो आप सवाल निकालेंगे वो आपसे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाने का मेरा अंदाज कुछ इस तरीके का है। आई डोंट नो कि आप लोग जिस कॉलेज में या जिस भी जगह पे आप पढ़ रहे हैं वहां पे टीचर आपको मैथ्स कैसे लेके चल रहे हैं, आपके टीचर और वो किस तरीका से डिफरेंशिएशन लेके चल रहे हैं, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा अलग तरीका है, उस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करें, होपफुली आपको मजा आएगा उससे पढ़ते हुए। और वो तरीका ये है कि डिफरेंशिएशन को मैंने डिवाइड कर दिया है आई लेट के अंदर, ILATE, आईलेट। मैं पूरा बता दूं, आज तो वैसे मैंने ये डिस्कस करने आईलेट कहते हैं किसको है। आईलेट खुद इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जो है पार्ट है, और अगर ये 5 फंक्शन आपने कंप्लीट कर लिए, पांचों फंक्शन के नाम लिखे मैंने ILATE, अगर ये 5 फंक्शन कवर कर लिए समझे कि आपने 60% डिफरेंशिएशन को सीख लिया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ स्पेशल फंक्शंस की बात कर लूंगा मैं। स्पेशल केसेस होते हैं या स्पेशल फंक्शंस कह लो आप लोग, ठीक है, स्पेशल फंक्शंस। देन आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस और पैरामेट्रिक फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस और पैरामेट्रिक फंक्शंस। ये पूरा डिफरेंशिएशन है, पूरे का पूरा। इसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं है, फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे बीच में जब आप पढ़ा रहे हो, लेकिन ये बेसिकली मैंने पूरी 4 चैप्टर को डिवाइड कर दिया है। ये होती है हमारी 4.4, ये होता है हमारा 4.3 इम्प्लिसिट फंक्शंस, 4.4 पैरामेट्रिक फंक्शंस, और 4.1 एंड 2 में तमाम चीजें सिखाई जाती है, आईलेट प्लस स्पेशल फंक्शंस। तो मैंने हेडिंग डाल दी है, एक मतलब चार्ट बना दिया अपने पास, और आप देखेंगे हम एक एक चीज सीखेंगे, चाहे उसके लिए 6 लेक्चर लगे या 7 लेक्चर लगे, या आप माशाल्लाह अगर अच्छे बच्चे 3-4 लेक्चर में ही सब समझ जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमें इस पे टाइम देना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो इस पे जितना टाइम आप लगाएंगे आपको फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि एक दफा सीखने के बाद जब आप दूसरी तरफ चले जाएंगे, कैलकुलस खत्म हो जाएगा, कैलकुलस के बाद आप चले जाएंगे स्ट्रेट लाइंस पे, कोनिक्स के ऊपर। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं साल के शुरू में जल्दी जल्दी बोलते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ के हम डिफरेंशिएशन खत्म कर देंगे, लेकिन जब साल का एंड होता तो बोलते सर जो पीछे कॉन्सेप्ट सब भूल भुला गए। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हमने स्टार्ट तो कर दिया कैलकुलस और डिफरेंशिएशन बाकायदगी से लेके चलेंगे, इसमें इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे जो कि सबसे बड़ा और अच्छा चैप्टर है सेकंड ईयर का। लेकिन आप याद रखें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रिवीजन आपने घर पे कभी नहीं छोड़ना है, चाहे हम आगे फॉर एग्जांपल 3-4 महीने बाद हम आगे स्ट्रेट लाइन से भी जाते हैं, कोने से भी जाते हैं, लेकिन ये जो दो चैप्टर बता रहा हूं मैं आपको, चैप्टर 4 और चैप्टर 6, इनका रिवीजन आपने कभी नहीं छोड़ना। इनको गैप देके मुख्तलिफ इंटरवल से, टाइम इंटरवल से आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहनी। ठीक है, अच्छा, ये मैंने आज जो डिस्कशन करनी है वो सिर्फ आईलेट के ऊपर, एक आईलेट कहते हैं किसको है, और उसमें कोई ना एक या दो हम पैरामीटर्स आपके सामने कर देंगे। ठीक है, मैं लेके चल रहा हूं ILAT और E। व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर? क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें? ये आईलेट किसे कह रहे हैं? आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो सब फंक्शन है, सब, मैं फंक्शन बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है, लेकिन अंडरस्टूड है कि मैं आपको फंक्शंस के बारे में क्लास स्टार्ट की है, और मैंने कहा था जब तक फंक्शन समझ में नहीं आएगा क्लास आगे नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैंने बिल्कुल बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया कि बच्चों को मैंने बताऊं फंक्शन किसे कहते हैं। जब बच्चा बिल्कुल अंडरस्टैंड कर जाए और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यस फंक्शन इसे कहते हैं, हमें समझ में आ गया। अब मैं बताऊं फंक्शन की पूरी लिस्ट, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, लोगैरिथमिक फंक्शंस भी होते हैं, अरिथमेटिक फंक्शंस भी होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी होते हैं। तो मैंने इस तरह डिवाइड किया है बुक के कोर्स को, ठीक है, और ये सब सिखाने के बाद हम आपको बुक में लेके जाएंगे, या दिन में जब ये पार्ट सीख लेंगे फॉर एग्जांपल, तो बुक के इसके सवाल उठाएंगे हम और उसको सॉल्व करेंगे बोर्ड पे आपके सामने। ठीक है, अच्छा, फिर है लोगैरिथमिक फंक्शंस, लोगैरिथमिक फंक्शंस, इसको अरिथमेटिक भी कहते हैं, इसको अलजेब्रिक फंक्शंस भी कहते हैं, आप जो आपको समझ में आया आप लिख सकते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस, फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और लास्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये 5 किस्म के फंक्शन है जिसको हमने स्टडी करना है बारी बारी।
सबसे पहले मेरा तरीका है वो ये है कि जिस तरीके सीक्वेंस से मैं चलूंगा, सबसे पहले आपको अलजेब्रिक फंक्शन सिखाऊंगा, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन आसान होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब बच्चा सीखता है तो अलजेब्रिक फंक्शन सिखाए जाते हैं। अलजेब्रिक के बाद हम जाएंगे लोगैरिथमिक फंक्शन पे, फिर हम जाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे, फिर ट्रिग्नोमेट्री, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अच्छा होते क्या क्या है ये सर आप जरा गाइड भी कर दें। और आज की क्लास के बाद ये 5 आपको फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन करवानी है मैंने आपको, यानी इस क्लास के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि कौन सा फंक्शन इन 5 जो है क्लासिफिकेशन में से कौन सा है। ठीक है, आप चाहेंगे जिनकी बात बुक से वो बुक खोल के बोलेंगे सर हमें समझ में आ गया कि ये जो 5 सवाल हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं, ये 5 सवाल एक्सपोनेंशियल के हैं, आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जितने भी अरिथमेटिक फंक्शंस हैं यानी अलजेब्रिक फंक्शंस हैं उसमें अलजेब्रिक फॉर्म में आपको फंक्शन गिवन होगा। ठीक है, नाम में इसका आंसर है। कैसे? फंक्शन को मैंने स्टार्ट किया y से, यानी y इज इक्वल टू, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, बिल्कुल सही, अभी अभी बनाया मैंने आपको कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि y डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। अब वो क्या है फंक्शन? वो फंक्शन अरिथमेटिक होना चाहिए, अलजेब्रिक होना चाहिए। वो क्या हो सकता है? ये रहा जो भी लिखा था मैंने। आप देखिए हम अलजेब्रा में ऐसी चीजें पढ़ते हैं ना, 3x² + 5x - 6, इसके ऊपर रूट भी कर दोगे और इधर में अंडर रूट कर दिया मैंने, तब भी अलजेब्रिक फंक्शन है। जो अलजेब्रा में ऐसी टर्म्स हम पढ़ते हैं और तो अलजेब्रिक फंक्शन है, नजर आ रहा है हमें अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन की पहचान। अब मैं चल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी आपको भी पढ़ाया था मैंने। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो गई पहली बात, सबको x और y में ले रहा हूं, आप चाहें तो इसको pq में कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर द केस ऑफ सिंपलिसिटी आपको y(x) से पढ़ाना चाह रहा हूं। y इज द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन क्या है? फंक्शन sin x भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, फंक्शन जो है वो 2 cos 3x/5 भी हो सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वेरिएबल का आना लाजमी है। बार बार आपको जो गौर करवा रहा हूं मैं बात पर, अगर यहाँ पे बिलफर्ज x ना होता तो आप मुझे यही पे चैट बॉक्स में जो अच्छे बच्चे माशाल्लाह से वही बोलते सर आपने जो लिखा है तो फंक्शन ही नहीं है। अभी तो आपने फंक्शन की डेफिनेशन में बताया था कि वेरिएबल होना लाजमी है, और यहाँ वेरिएबल आपने इंडिकेट भी किया है कि x डिपेंड कर रहा है, सॉरी y डिपेंड कर रहा है x पर, तो सर यहाँ फंक्शन पे x होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे x नहीं लगाता तो आप कहेंगे सर ये तो आपने गलती कर दी, आप इसमें x लगाएं, क्योंकि आपने लिखा है कि y डिपेंड कर रहा है x पर, तो आगे हमारे पास x कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे x नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड sin इज इक्वल टू sin 45, तो आप कहेंगे सर ये बात ठीक है, sin 45 सही है, y सही है, लेकिन अब ये बात आपकी गलत है, बीच में से हटा दें, क्योंकि y इक्वल टू sin 45 हो सकता है, एक वैल्यू है sin 45, ठीक है, हो सकता है, लेकिन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू sin 45 नहीं हो सकता, क्योंकि sin 45 एक नंबर है, वो कभी फंक्शन नहीं हो सकता। और जो अगर y फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर x होना लाजमी है। बात को समझना है आपने इस वाली, ठीक है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे x करना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे x करना पड़ेगा। तो मैंने आपको दो फंक्शन बता दिए, कौन से? ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में से साइन कॉस नहीं आ सकता, साइन आ सकता है cos, tan, cosec, cot, और जितने भी इसके ट्रिग्नोमेट्री 6 के 6 फंक्शन हैं वो सब के सब यूज हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्योंकि मैंने लिखा है कि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमेशा sin, cos, tan, cot, cosec और sec इस्तेमाल होगा, ठीक है। वो किसी भी वेरिएबल के साथ हो सकता है, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, लेकिन जो वेरिएबल यहाँ होगा उसी का फंक्शन होगा। अगर यहाँ पे मैं कर दूं sin u तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ u हो जाएगा, अगर मैं कर दूं sin v तो यहाँ फंक्शन ऑफ v हो जाएगा। समझना है इस बात को आपने, ठीक है। जिस वेरिएबल का फंक्शन होता है उसी वेरिएबल का फंक्शन वो कहलाता है। अच्छा, अब चलते हैं आगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ जा रहा हूं, ऊपर देखें, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वापस से फंक्शन ऑफ x आ गया। आपको पता है फर्स्ट आप पढ़ के आ चुके हैं और आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी चैप्टर आप करके आ चुके हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर भी आप चैप्टर नंबर 13 करके आ चुके हैं। इसमें फर्क क्या होगा? इसमें अगर साइन कॉस है तो इसमें क्या होगा? साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये रहा फंक्शन। देखिए इनवर्स आ गया ना, सिर्फ पहचान क्या है इनवर्स। अब आप माशाल्लाह से तो जहीन बच्चे सही लगे बोले सर हमें कोई पहचानना इतना आसान है कि जहां साइन साइन लिखा हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जहां साइन के ऊपर -1 यानी इनवर्स का निशान रहेगा हम समझ जाएंगे इनवर्स फंक्शन है। लेकिन कितना आसान है डिस्टिंग्विश करना। फिर आपने बोला सर ये रहा 2 tan इनवर्स √3x, आप समझ गए कि भाई ये x आ गया अंदर। फंक्शन कौन सा है? फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है निशान आपके सामने आ चुका है।
तो इसका मतलब पहचानना बहुत आसान है हमारे लिए, ठीक है। ये भी हमने पहचान लिया, ये भी हमने पहचान लिया और ये भी हमने पहचान लिया, ये हमें क्योंकि पहले से आता था इसलिए तीनों फंक्शन मैंने आपको पहले बताया। अब चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप पूरी बुक के अंदर कैसे पहचानेंगे, यानी चैप्टर 4 में आपको कहां-कहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेंगे, ये बात आपको इसे समझ में आएगी कि जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनमें ई का इस्तेमाल होता है। ई इज द एक्सपोनेंट। आप देखें आप कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी ई का ऑप्शन बना होगा। जैसे कि लॉग का जो एंटी लॉग होता है वो 10 पावर होता है, इसी तरह एक लॉग की बेस ई होती है, उसे ln कहते हैं। याद तो पता तो होगा आपको, नाइमेट्रिक में किया होगा, मैं बता भी दूं। और लॉगरिथम के लिए हमने पढ़ना भी है। क्या पढ़ना है, मैट्रिक क्लास में लॉग का टॉपिक पढ़ा था आपने, एलओजी लॉग। उस लॉग की जो नेचुरल बेस होती है वो आपको पता है 10 होती है, ठीक है। नेचुरल बेस लॉग की 10 होती है। इसी तरह जब लॉग की नेचुरल बेस ई हो जाएगी तो उस लॉग को एलओजी नहीं लिखते हैं, हम उसको एल एन से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, एल और एन। देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, एल और एन से शो किया जाता है। जब लॉग की नेचुरल बेस 10 होती है तो एलओजी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब लॉग की नेचुरल बेस ई होती है, ई मींस एक्सपोनेंट, और उसका वैल्यू भी होती है, आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग होती है, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है। आप अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास है तो देखिए लॉग के बराबर में एक एल एन का बटन होगा। देखिए आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में, ठीक है। मेरे पास अभी यहाँ मौजूद नहीं है वरना मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपके लॉग के बटन के पास एक एलएन का बटन होता है जिसके ऊपर देखिए ई भी लिखा होता है, जिसका लॉग के बटन के ऊपर लिखा होगा यूं 10 पावर, ठीक है। इसके जब एंटी लॉग लेते हैं तो इस तरह से लिखा हुआ आता है, इसके जब एंटी लॉग लेते हैं तो ई होता है, ई की फॉर्म में लिखा हुआ आता है। तो बेसिकली इसका रिलेशन 10 की पावर से होता है, इसका रिलेशन ई से होता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे, और ये चीज आपको इंशाल्लाह डिटेल में समझाएंगे जब हम लोगरिथमिक के डेरिवेटिव्स में आएंगे, डिफरेंशिएशन में आएंगे, तो बताएंगे इसमें वाज़ेह फर्क क्या होता है। अभी देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं, ई के ऊपर जो पावर एक्स की फॉर्म में आ जाए, चाहे वो ई की पावर 2x प्लस 5x 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 हो। देखिए ये आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो अलजेब्रा हो गया, आपने बताया था ये अलजेब्रिक फॉर्म में, तो ये भी तो अलजेब्रिक फंक्शन है। नहीं बेटा, ये अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये ई की पावर में आ रहा है। हाँ, अगर ई के पास या मल्टीप्लाई होता तो मैं कहता कि बेटा इसमें अलजेब्रिक फंक्शन भी एक्सपोनेंशियल भी, दो फंक्शन भी कभी कभी साथ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये ई की पावर में आ रहा है तो ये भी हो सकता है एक्सपोनेंशियल, 2 ई की पावर 3x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पहचान के एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कि हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई के ऊपर जो पावर होती है उसमें वेरिएबल आता है जिस पे फंक्शन डिपेंड करता है। y इज डिपेंड ऑन x, या यूं कहें y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब है वेरिएबल क्या है, x। अब ये x e की पावर में नजर आना चाहिए। अगर e की पावर में नजर आ रहा है तो इसका मतलब है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। अगर e की पावर में x नहीं है तो इसका मतलब e खुद एक कांस्टेंट है। अगर एक बच्चा कहे सर मैं ये लिख रहा हूं, क्या ये बात सही है? देखिए y is a function of x is equal to e, तो क्या ये बात सही है? आपने यस और नो में जवाब दें चैट बॉक्स में, क्या ये बात सही है कि y is a function of x is equal to e? जल्दी से यस या नो में आंसर आना चाहिए आपके। एक आंसर आ चुका है मेरे पास, ठीक है। दो आंसर आए और दोनों सही हैं कि सर ये नहीं हो सकता। जवाब आया बच्चों का नो सर ये नहीं हो सकता, ठीक है। शांजा आप कह रही हो सकता है, बेटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप अभी अगर आपको कैलकुलेटर मैथ्स की क्लास याद रखें, जब भी लेने बैठे, खासतौर पर जो टॉपिक करें कैलकुलस का, उस पर लाजमी कि आप सबके पास कैलकुलेटर होना मस्ट है। कैलकुलेटर अभी भी आपके पास है शानजे, और बाकी बच्चे आप भी सुन लें। फॉरन से आप जाएं, ई लिखे अपने कैलकुलेटर में, ई कैसे आएगा? शिफ्ट दबा के आप जब एल का बटन दबाएंगे तो ई लिखा हुआ आ जाएगा। जल्दी से करें, शिफ्ट दबा के जब आप ई दबाएंगे तो सॉरी शिफ्ट दबा के आप एल दबाएं तो ई लिखा हुआ आएगा, उस पर इज इक्वल टू कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक, जल्दी से, ठीक है। आ गया, ठीक है। रिस्पॉन्स आ गया बच्चों सर हाँ ई की तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, जो है मुझे याद नहीं वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग है, आई डोंट नो, ठीक है। जो भी वैल्यू आई है आप सबके सामने है कैलकुलेटर में कि ई की कोई ना कोई वैल्यू है। और मैंने अभी बताया था कि जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, सिर्फ वैल्यू, वो कभी फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें वेरिएबल ही नहीं है। आप बोलेंगे सर आप इतनी पंचायत में जा रहे हैं, ई की वैल्यू निकालो सब करो, आप सिंपल ही कहते हैं सर y इज अ फंक्शन ऑफ x बट वेयर इज x,
देयर इज नो x इन अ फंक्शन, सो इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, सिंपल। ठीक है, इवन मैं अगर ये भी लिखता हूं तो आप तब भी आप कहेंगे, देखिए ये मैं लिखता हूं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x वेयर e की पावर 3z, ये फंक्शन है या नहीं, इस पर भी आपने कहना है कि सर इट्स नॉट अ फंक्शन, बिकॉज मैंने क्या लिखा है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब है कि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो कहां है x, इसका मतलब यहाँ पे x नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये तो कांस्टेंट नंबर है, इसका मतलब y यहाँ पर फंक्शन x का नहीं है। होपफुली आपको बात मेरी समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, इस तरह देखिए मैं लिख रहा हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे x नजर आ रहा है, तो जब भी e की पावर में आपका फंक्शन चला जाएगा, जब भी e की पावर में वेरिएबल चला जाएगा जिसपे फंक्शन डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। ठीक हो गई बात। अब हमारे पास लास्ट है जो कि है लॉगरिथमिक फंक्शंस, और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या कहता है हमें कि वही y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x वेयर x के आगे हमेशा आपको जो नजर आएगा लिखा हुआ लिखाएगा ln, अभी बताया था मैंने ln जो है वो लॉग की टर्म में यूज किया जाता है, और ln वो लॉग होती है जिसकी नेचर बेस क्या होती है, e होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहाँ LOG नहीं लिख सकते, लिख सकते बेटा, अगर LOG लिखेंगे तो उसकी बेस 10 हो जाएगी, LOG भी है ln भी है, लेकिन हमारी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है, हमारी बुक के अंदर मोस्टली क्वेश्चन अगर आप देखें तो 95% 98% क्वेश्चन जो है लॉग के वो ln की फॉर्म में, इसलिए सेकेंडरी के बच्चों को, बड़े बच्चे मास्टर्स उनको ln की फॉर्म में डेरिवेटिव लेना सिखाया जाता है। ठीक है, फिर चैप्टर के अंदर आके एक लॉग का सवाल भी आता है 5.2 के अंदर, आई थिंक 5.2 के अंदर जो फोर्थ या फिफ्थ सवाल है वो आपका लॉग LOG वाला है, वो भी आपको सिखाएंगे कैसे करना है। लेकिन अभी मैं आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ कि जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो उसमें ln यूज होगा, और ln के आगे कोई ना कोई वेरिएबल 3x प्लस 5। ठीक है, अब एक बच्चा बोले सर ये तो अर्थमेटिक हो गया, नहीं बेटा अर्थमेटिक नहीं, अर्थमेटिक से पहले क्या लिखा हुआ है, ln लिखा हुआ है, तो ln ने अर्थमेटिक को अपने पास लिया हुआ है, समझ में आ रही है बात, तो इसको हम कहेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको अर्थमेटिक फंक्शन नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। और बाहर भी कोई ना कोई नंबर हो सकता है, आप बोले बाहर भी 2 है, इट्स ओके, बाहर भी 2 हो सकता है, बाहर 2/3 भी हो सकता है, लेकिन लॉग फंक्शन ln है, ln के आगे जो नंबर है उसमें वेरिएबल लाजमी होना चाहिए है। इसी तरह एग्जांपल दूं मैं आपको, आपका अगर देख रहा हूं y इज अ फंक्शन ऑफ x वेयर ln इज इक्वल ln 5, तो यहाँ बच्चा आप समझदार जो बच्चा समझ जाएगा सर आप वापस वाली बात कर रहे हैं, ये तो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि ln 5 की भी तो वैल्यू निकलती है। जिनके पास कैलकुलेटर फौरन से ln लिखे, फौरन से ln 5 लिख के इज इक्वल टू दबाएंगे तो उनका एक नंबर आ जाएगा आंसर, ln 5 लिखे तो एक नंबर आ जाएगा, इसका मतलब है इसकी वैल्यू तो नंबर है, और फिर सिर्फ नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अनटिल अनलेस उसके पास कोई वेरिएबल ना हो। ठीक है, तो आप कहेंगे सर y इज अ फंक्शन ऑफ x बट वेयर इज x, तो जब यहाँ पे x लग जाएगा तब आप कहेंगे यस सर अब ये करेक्ट है, क्योंकि सब x लग गया और अब ये फंक्शन कहला रहा है, ये ln 5x। ठीक है, होपफुली आपको ये तमाम के तमाम पांचों फंक्शन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आईलेट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अच्छा, इसका ये मतलब ना समझिएगा आपके सर ने आईलेट क्लास पढ़ा दी है, कल स्पेशल केस करवाएंगे और दूसरे लेक्चर में सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा, ये तो आईलेट की पहली क्लास है और मैंने आज सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन बताई है। ठीक है, अगर आप अपने आप को चेक करना चाहें, अपना टेस्ट लेना चाहें या ये देखना चाहें कि सर ने कैसा पढ़ा है, तो आप अपनी बुक में 4.2 एक्सरसाइज निकालिएगा। 4.2 एक्सरसाइज निकालने के बाद सिर्फ उसको देखना है, आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ नेक्स्ट क्लास तक उसको देखना है आपने 4.2 को कि क्या सर ने जो 5 फंक्शन बताए थे क्या वो हमें नजर आ रहे हैं। तो आपको वाकई नजर आएगा यार क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लगता है कि सारे के सारा अर्थमेटिक लग रहा है, सॉरी हाँ अर्थमेटिक एल्जेब्रिक लग रहा है कि सारे फंक्शन यार रूट में दिए हुए और अलजेब्रा की फॉर्म में लिखे हुए। फिर कहीं आपको ln भी नजर आएगा, तो आप समझ जाएंगे यार ये तो लॉगरिथमिक फंक्शन है। कहीं आपको साइन कॉस टेन नजर आएगा, कहीं आपको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स नजर आएगा, और कहीं कहीं आपको e की वैल्यू नजर आएगी, यानी e की पावर में वेरिएबल नजर आएगा। तो इसका मतलब है कि आपने जो आज की क्लास ली है वो फायदेमंद साबित हुई है, और अब नाउ यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन ईच एंड एवरी फंक्शन इंक्लूडेड इन आइलेट। आइलेट के अंदर जो पांचों फंक्शन उसको अगर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो आज की क्लास आपने बहुत अच्छे से ले ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में आपको अलजेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा। देखिए मैंने अभी तक दूसरा लेक्चर में हमारा, मैंने अभी तक आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कोई चीज नहीं बताई, यानी मैंने आपको किसी भी फंक्शन को डेरिवेट करना, डिफरेंशिएट करना नहीं सिखाया। ठीक है, असल चीज है डिफरेंशिएशन सीखना
और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना। अगर मैं आज की क्लास में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे आ जाता या मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना शुरू कर देता तो कहीं ना कहीं ये सारी नॉलेज आप मिस कर जाते और सब जमल हो जाती चीजें। अब चूंकि आपको सब चीजें पढ़ा दी तो आप बहुत ज्यादा दूसरे बच्चों से बहुत अलग नजर आओगे और आपको पता होगा किस तरह फंक्शन है, क्या क्या तरीका है, और मैं लाइन से चलूंगा। अक्सर जो है जगहों पर टीचर ये सब अलग अलग नहीं पढ़ाता, मिक्स पढ़ाता कि बस बच्चों को डिफरेंशिएट लेना आ जाए, बच्चा डेरिवेटिव लेना सीख जाए, बस कहानी खत्म हो जाए। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसको हमने हायर लेवल तक लेके जाना है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो आगे आपकी सब चीजें बहुत काम आएंगी और आपने इस तरह से पढ़ी होगी तो आपको एक एक फंक्शन जिंदगी में याद रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और चूंकि आपकी फर्स्ट क्लास होगी डेरिवेटिव की तो सीखने में काफी शायद मुश्किल हो, तो एलजेब्रिक फंक्शन की ही अपनी शायद 2 क्लासें हों और 2 क्लासों में पहले हम आसान लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर एलजेब्रिक में आस्ते आस्ते मुश्किल लेवल तक जाएंगे और उसमें 2 फॉर्मूलाज भी हैं सबके लिए, वो सबके लिए कॉमन है। 2 फॉर्मूलाज है, u into v का और u upon v का, प्रोडक्ट का और डिवीजन का फॉर्मूला है, वो आपको बताएंगे, वो सब पे एप्लीकेबल है। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी मैंने आपको बातें लिखवाई सब के लिए वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है। वो 2 ही फॉर्मूले इसके अंदर जो मेन फॉर्मूले और आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में वो फॉर्मूले काम आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं आपको इसकी 2 क्लासेस है, फिर लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। टाइम लगाना है हमने एलजेब्रिक पर, अगर हमें बेस्ट टाइम यूज कर लिया एलजेब्रिक में तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ, एक सवाल है कि सर अगर एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल हो सवाल में तो बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है। जैसे कि मैं आपको सवाल देता हूं, अगर आप 4.2 देख रहे हैं तो 4.2 में जितने लॉग के सवाल हैं तो लॉग के सवाल में देखें आप, उन्होंने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है लॉग का, आई डोंट नो, मेरे पास अभी बुक नहीं है यहाँ पर देखें दानियाल का सवाल आया कि सर अगर एक्स ना हो और एक्स की जगह कोई और वेरिएबल हो, जैसे कि मैं ये लिख रहा हूं, देखें 3t² प्लस 7t माइनस 9। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब दानियाल मेरा आपसे सवाल है, मैंने फंक्शन लिखा है आपके सामने, मैं कह रहा हूं ये फंक्शन है, तो मुझे बताएं इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, आप बताएंगे। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? जी कोई भी बता सकता है, जल्दी से बता दें बेटा, 2 मिनट रह गए क्लास के ओवर होने में। डिपेंडेंट टी होगा, इंडिपेंडेंट वाई होगा। वेरी गुड, एक चीज आप मिस कर गए और थोड़ा सा आपने उल्टा बता दिया। क्या? डिपेंडेंट वो होता है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है, तो बेसिकली y की वैल्यू डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है? t पर। अगर मैं आपको t0 दूंगा तो आपकी कोई ना कुछ y की वैल्यू आएगी, फिर मैं आपको t1 दूंगा तो आपकी y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। इसका मतलब है y इज डिपेंडेंट। y आगे कह सकते हो सर y डिपेंड कर रहा है t पर, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे? सर y इज अ फंक्शन ऑफ t। सिंपल। जैसे आपने सवाल किया सर कोई और वेरिएबल तो हम क्या करेंगे? कोई और वेरिएबल होगा तो y उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर y किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे डिपेंड कर रहा है। हमें नजर आ रहा है कि y डिपेंड ऑन t, तो हम क्या लिखेंगे? y इज अ फंक्शन ऑफ t। यहाँ पे क्या लिखते थे हम? y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y इज अ फंक्शन ऑफ t। और जहां फंक्शन ऑफ t लिखा है तो उसके आगे जो फंक्शन है वो भी t की ही फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो t की फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब है वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? आया आपका सवाल मेरे ख्याल से क्लियर हो गया हो। तो कोई भी वेरिएबल है लेकिन वो वेरिएबल जो है y जो है उस वेरिएबल पे डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, अगर y वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो आप कह सकते हो y उसका फंक्शन है। अगर y उस वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा तो y उस वेरिएबल का कभी फंक्शन नहीं बन सकेगा। ठीक है, यहाँ लेक्चर को आई थिंक हमारे कंप्लीट हो गया है और अभी हमारी क्लास खत्म हो जाएगी।